देखिए, इसमें धमकी जैसा तो नहीं है। वो चीफ जस्टिस को याद दिला रहे हैं कि उन्होंने ही कहा था सेपरेशन ऑफ पावर, अभी हाल ही में एक भाषण में कहा था। और एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का और जुडिशरी का कि अपनी अपनी सीमाएं, उनमें काम करना चाहिए, वो चीफ जस्टिस ने कहा था। रिजू जी इस तरह की बातें करते रहते हैं, और सरकार अब आगे क्या करती है वो देखना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक देन में कहूँगा, रिटायरमेंट के पहले चीफ जस्टिस की, रमन्ना साहब की, देश को बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। और सरकार अगर चाहे तो सिर्फ इस एक मुद्दे पर देश और दुनिया में अपनी इज्जत को बढ़ा सकती है। जो कपिल सिब्बल ने कहा कि 800 से अधिक मामले देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह के अभी चल रहे हैं, और उसमें 13,000 लोग जेलों में हैं। ये कोई कम आंकड़ा नहीं है और कोई छोटी बात नहीं है। एक प्रजातांत्रिक देश के लिए शर्म की भी बात है। सबसे पहला तो घोषणा उन गैर बीजेपी स्टेट्स को करनी चाहिए जिन्होंने अपने यहाँ इस काले कानून का इस्तेमाल कर रखा है और करती रहती है। हम अपेक्षा कर सकते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जिसने राणा दंपत्ति के खिलाफ हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर देशद्रोह के अपराध कायम किए हैं, वो वापस ले। और राजस्थान सरकार ने एक पत्रकार के खिलाफ तमाम अन्य धाराओं के अलावा सेडिशन के जो चार्जेस लगाए हैं, तो उसमें से सेडिशन का चार्ज वापस ले। धार्मिक वैमनस्य फैलाने और नफरत फैलाने की धाराएं अपनी जगह कायम रहें। तो ये पहल अगर गैर भाजपा हुकूमतें, जिनमें कांग्रेस की सरकारें भी शामिल हैं और शिवसेना की सरकार भी शामिल हैं और दक्षिण की सरकार भी शामिल है और पश्चिम बंगाल की, क्योंकि जो मोइत्रा हैं वो भी एक पिटिशनर हैं इसमें, एडिशनल एडिटर्स गिल्ड के साथ। तो इसकी शुरुआत सरकार की मंशा पर शक जाहिर करने से पहले गैर भाजपा सरकारों को करनी चाहिए, ये दिखाकर कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हैं, और ये इस दिशा में वो संसद में या संसद के बाहर किसी ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ सहयोग करने को तैयार है। तो ये प्रधानमंत्री के लिए और भाजपा सरकार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, जिसके खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन और धार्मिक आजादी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, हर तरह की प्रताड़ना के आरोप लगाए जाते हैं। सवाल यह है कि जो रिजिजू ने कहा, और सरकार के जो 2 एफिडेविट्स थे, जिसमें एक एफिडेविट में सरकार कहती है कि इसका रिव्यू करने की, इसकी वैलिडिटी और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जांचने की, परखने की, रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। तुषार मेहता कहते हैं ये समय की कसौटी पर खरा उतरा है, और रात में उनका सरकार का हृदय परिवर्तन हो जाता है खड़क सिंह की तरह, और वो अगले दिन कहते हैं कि नहीं, वो ये आज़ादी का अमृत काल है, अमृत वर्ष है, अमृत, तो हम, सरकार चाहती है इसका रिव्यू करना और वो समय चाहती है। और फिर जो एक पिटिशनर है मोइत्रा, वो ट्वीट करती हैं कि ये तो समय हासिल करने का प्रयास है। सवाल ये है कि सरकार अब क्या करेगी, सरकार की मंशा पर यकीन किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि सरकार के जो पूरे कदम हैं, काम हैं, वो सरकार के प्रति, सरकार की विश्वसनीयता के प्रति नागरिकों के संदेह को लगातार पुष्ट करते हैं। क्योंकि सरकार अगर चाहती तो 124A को कभी पहले ही समाप्त कर सकती थी,
उसके पास कई अवसर थे। डर यह है कि वो हाथ काटने की सजा को बदलकर उंगलियां काटने की सजा में तब्दील नहीं कर दे देशद्रोह की धारा को, क्योंकि दिक्कत यह है कि जो सत्ताएं डर के आधार पर राज करना चाहती हैं और नागरिकों को धर्म के आधार पर विभाजित करती हों अंग्रेजों की तरह, तो उस सरकार से अपेक्षा करना कोई आसान काम नहीं है कि वो इस तरह से करेंगी या संशोधन करेंगी या रिव्यू करेंगी। पर एक अपॉर्चुनिटी है आज़ादी के का जो अमृत काल है उसमें हमारे यहाँ हम उन 55 देशों में शामिल हैं दुनिया के जिनमें अभी कैपिटल पनिशमेंट जारी है, मृत्युदंड जारी है। हम उन 108 देशों में नहीं है जहां पूरी तरह समाप्त हो गया है, हम उन 55 देशों में भी नहीं है जहां 10 साल से कोई मौत की सजा नहीं हुई है। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब देशों के साथ, सूडान आदि देशों के साथ शामिल हैं जहां मॉब लिंचिंग भी होती है, सड़कों पर भी सजा दी जाती है और अदालतों में भी फांसी की सजा दी जाती है। तो ये सरकार सीआरपीसी में संशोधन से डरती है, पुलिस एक्ट में संशोधन से डरती है और हम अंग्रेजों के बनाए हुए ढेर सारे कानूनों पर अभी अपने सरकार को और अपने शासन को चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट की अब आगे से इस 124A के अंतर्गत कोई गिरफ्तारी नहीं हो, पुराने पेंडिंग मामलों का रिव्यू हो, जो अगर बंद किए गए लोग हैं वो बेल के लिए जा सकते हैं और अगर नए मामले दर्ज होते हैं तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और केंद्र से इसमें जो शब्द है जिसको लेकर अब बहस चल रही है, जो अपने ऑर्डर में या अपने निर्देश में, अपनी एडवाइस में कोर्ट ने लिखा है कि इट होप्स एंड एक्सपेक्ट। होप्स एंड एक्सपेक्ट का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ये आशा करती है और अपेक्षा करती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और पुलिस ऐसा करेंगी। आप इसको डायरेक्शन मानते हैं कि सलाह मानते हैं, सरकार, ये सरकार के ऊपर है। तो नागरिकों के भय अपनी जगह कायम है। इस सरकार का 8 साल का जो रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा केसेस सेडिशन के भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के तहत आए हैं। अभी तक जितने केसेस हुए हैं उनमें कुल शायद 14 लोगों का कन्विक्शन हुआ है, इतने सैकड़ों केसेस में। ये सरकार की नीयत का मामला है। और पार्लियामेंट, हमारे जो सांसद हैं वो क्या करते हैं, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, उद्धव सरकार को और गहलोत सरकार को सबसे पहले बयान देकर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का स्वागत करते हुए अपने यहाँ जितने लोग हैं जिनके खिलाफ देशद्रोह या राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं, धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें कि जो राणा दंपत्ति है वो भी शामिल है और राजस्थान में अमन चोपड़ा भी शामिल हैं, वो खत्म करना चाहिए। तो विपक्ष को सबसे पहले अपनी नीयत दिखानी चाहिए।